सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो एक फैमिली में पार्सल डिलीवर करने के लिए आई हुई थी। तो एक लेडी आती है ये पार्सल लेने के लिए, जिनसे वो पूछती है कि आपका एक ही बेटा है ना। वो कहती है हाँ, पर इससे उसको कोई खास मतलब नहीं था। वो जाने लगती है, पर वो लेडी उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है नहीं। तब तक ढेरों गाड़ी आता है और उसमें ढेर सारी लड़कियां रहती है। उन सभी लड़कियों को वो लेडी मास्क देने लगती है और वो सारी लड़की बहुत एक्साइटमेंट में वो मास्क लेती भी रहती है। देन वो लेडी कहती है कि वो ऊपर है, तुम लोग जाके अपने अपने एंड से ट्राई कर लो और जिसका भी बच्चा होगा उसको 1 मिलियन रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये सुन के तो सारी लड़कियां ऊपर भागती है। एंड देन वो लेडी हमारी हीरोइन से भी कहती है कि तुम भी ट्राई क्यों नहीं करती। इस पॉइंट पे एक लड़की आके कहती है कि ये कैसे कर सकती है। वो लड़की आके उस लेडी को बताती है कि आपको अभी तक नहीं पता है, इसकी माँ सू फैमिली में शादी करी थी। हाइचिंग का सबसे रिच फैमिली था वो, और 30 साल तक नॉन स्टॉप इनका बच्चा होते रहा था। और इसके भाई बहन की वजह से सू फैमिली पूरा बैंकरप्ट हो गया और अब तो 300 मिलियन का कर्ज भी है इनके ऊपर। ये बात सुन के वो आंटी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो हमारे हीरोइन को कहती है कि हम बैंकरप्ट होने से नहीं डरते हैं, अगर तुम हमें बच्चे दे पाओगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के वो शौक, तभी एक लड़की आके बताती है कि उनका बेटा भाग चुका है। तो ये सुन के वो अंदर भागती है अपने बेटे को देखने के लिए। तो तभी वो लड़की यानी कि जाओ हमारे हीरोइन फूचियान को कहती है कि तुम कभी भी रॉन्ग फैमिली में एंटर नहीं कर पाओगे। और तुम्हें याद है ना कि जाओ फैमिली का 5 मिलियन कर्ज है, तो कल रिपेमेंट डेट है। वो कहती है कि हम दे देंगे कल। पर इस बात पे जाओ बोलती है कि बस ये डिलीवरी का काम करके उतना पैसा हो जाएगा। ऐसे ही बोल के इंसल्ट करके चली जाती है अंदर। तो फूचियान भी वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का आके उसके बाइक पे बैठ जाता है और उसको यहाँ से कहीं भी लेके जाने के लिए कहता है, बस यहाँ से दूर। हाँ, वो इसके बदले उसको पैसे देने की भी बात करता है, पर जैसा उसका हुलिया था ऑब्वियसली फूचियान इस बात पे भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि तुम पैसा कहाँ से दोगे। वो कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहती है हाँ इम्पोर्टेंट है। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है, सिटी सेंटर लेके चलो, पक्का मैं दे दूंगा, चलो जल्दी अब। पर वो तो बाइक से उतरती है और चाबी कहीं फेंक देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो आदमी उसका बाइक चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उतर के उसका चाबी ढूंढने लगते हैं। तब तक वो अपना बाइक लेके निकल जाती है और कहती भी है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, पकड़े जाओगे तुम। बेचारे हमारे हीरो यानी कि यूनहाई पुलिस से तो नहीं पकड़े जाते, पर अपनी माँ से पकड़े जाते हैं। और माँ भी कहती है कि अब तुम नहीं भाग सकते, इस साल मुझे मेरा पोता चाहिए। वो कहते हैं मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, फीलिंग्स भी तो जरूरी होता है ना। वो कहती है जबरदस्ती का रिश्ता भी रिश्ता होता है। अब मैं नहीं जानती, कहीं से कोई ढूंढो और उससे शादी करो, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। अब ये सुन के वो कहते हैं ठीक है, ये लड़की जो अभी बाइक से गई ना, मुझे ये चाहिए। इधर फूचियन अपने घर पे आ रही थी तो देखती है कि वहाँ पे कुछ लोग कुछ चिपका रहे हैं। ऑब्वियसली सू फैमिली से पैसा लेने के लिए वो लोग आए थे, पर उन लोग में कोई भी बात नहीं होता, क्योंकि वो अपना सिर झुका के अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और एक भाई उसको बताता है कि मम्मा फिर से जन्म देने वाली है। तो वो जल्दी से लेके सभी भाई बहन को हॉस्पिटल जाती है और हाँ, बेबी हो चुका था। उसकी माँ खिला रही थी उस बच्चे को। ये देख के फूचियन कहती है कि माँ अब और बच्चे नहीं। जिस बात पे उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करूँ, सब कुछ यूज करके देख लिया पर कुछ भी काम नहीं आता। अब ये सुन के वो थोड़ा तो फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि भाई बहन का ध्यान भी रखना है, ऊपर से फैमिली पे इतना कर्ज भी है तो वो भी चुकाना है, तो सब कुछ कैसे हो पाएगा। यही सब बात होते रहता है। तभी यूनहाई की माँ आती है वहाँ पे और वो उसको सीधे कहती है कि तुम हमें हमारा पोता दो, एक बच्चा होगा तो 100 मिलियन तुम्हें मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे, और अगर ट्विंस हुआ तो एक प्लॉट ऑफ लैंड भी मिलेगा तुमको, और पैसा तो मिलेगा ही साथ में। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फूचियन यूनहाई के पापा में से मिलने जाती है। उसको देख के वो दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो मान चुकी थी। और ये कैसे, तो उसकी माँ उसको कन्विंस की थी, क्योंकि एक बच्चा पे अगर 100 मिलियन मिल रहा है तो 3 बच्चा होते ही 300 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद उनका कर्ज तो चुक जाएगा ना। तो प्रेजेंट में वो लोग यही सारी बातें कर रहे थे। मतलब यूनहाई के पापा में बहुत खुश थे, क्योंकि उनके फैमिली में हमेशा एक ही बेटा होता था, जो कि अभी भी यूनहाई थे। तो वो लोग चाहते थे कि और ढेर सारा बच्चा हो, ताकि वो लोग भी खेल पाए बच्चों के साथ। तो यही सारी बातें चल रहा था। और साथ में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है, जिसमें ये लिखा था कि उसका एक बच्चा होगा तो उसके लिए उसको 100 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर ट्विंस होगा तो बच्चों के हिसाब से 200 मिलियन तो मिलेगा ही, पर साथ में 2 पीसेस ऑफ लैंड भी मिलेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर देती है, पर अभी तक उसको पता नहीं था कि उनके बेटे दिखते कैसे हैं। पर इस चीज का उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो लड़का को वो छोड़ के गई थी वही तो था यूनहाई। और उनको देख के उसको थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर उनकी माँ कहती है कि अब वेट किस चीज का करना, शादी कर लो इससे। हाँ, अब वो थोड़ा पीछे हटना चाह रही थी, पर यूनहाई उसको कहते हैं कि सू फैमिली का कर्ज नहीं चुकाना है क्या। वो कहती है हाँ चुकाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, शादी कर लेते हैं। वो कहती है 3:30 बज गया, बंद हो चुका होगा सिविल अफेयर्स ब्यूरो। पर ना जी ना, उसके सास ससुर कोई छोटे मोटे आदमी थे क्या। वहीं पे बन जाता है सिविल अफेयर्स ब्यूरो, वहीं पे उनका फोटो खिंचाता है और वहीं पे उन लोग को सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और लो, बन गई वो मुरंग फैमिली की बहू। तब उनके मम्मी पापा कहते हैं उन लोग को घर जाने के लिए। वो लोग बाहर तो जाते हैं, पर
और यूनही अपने कार में बैठ जाते हैं। वो गेट खोलती रहती है पर खुलता ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि तुमको नहीं पता है घर कहाँ पे है, तो 6 बजे से पहले घर आ जाना, वरना ये बच्चा वाला बात तो तुम भूल ही जाओ। इतना बोल के खुद अपने कार से निकल जाते हैं। तो वो अपने बाइक से जाते रहती है, तभी जाओ देख लेती है उसको और अपना कार उसके सामने लेके आती है और खुद ही उस पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है कि तुम जानबूझ के की ना, मतलब दोनों व्हीकल्स का टक्कर हुआ था तो कार पे निशान पड़ गया था, तो इस चीज के लिए भी कंपनसेशन चाहिए उसको फूशियान से। ऑब्वियसली वो देने से मना कर रही थी, पर जाओ तो उसको जाने भी नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि आज डेडलाइन है तुम्हारा पैसा देने का, तो मुझे आज पैसा चाहिए। अब हमारी फूशियान भी कम होशियार थोड़ी थी, उसके अकाउंट में 50 यॉन था तो वो दे देती है उसको, और इस बात पे फिर से बहस होना शुरू हो जाता है उन दोनों में। जाओ सभी को चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते है कि ये लड़की हमारा कर्ज भी नहीं चुकाई है अभी तक और जानबूझ के मेरे कार को टक्कर मार दी। हाँ, फूशियान मना कर रही थी इस चीज के लिए क्योंकि ऑब्वियसली ये काम वो नहीं की थी। तो अब जाओ उसको कहती है कि मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, पहला ये कि सारा पैसा चुका दो और दूसरा ये कि मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगो। मेरे 3 गिनने तक अगर नहीं मांगोगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। हाँ, ये सुन के सारे लोग वहाँ जो खड़े थे वो लोग भी फूशियान को बहुत उल जलूल सुनाने लगते हैं। अब उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, पर उसके हस्बैंड थे ना, वो आके कहते हैं कि मैं सारा पैसा चुका देता हूँ। अब जाओ के पूछने पे तो वो कह देते हैं कि तुम रास्ता ब्लॉक करके रखी हो तो मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे। पर फूशियान को पता था कि वो जा चुके थे और वापस आए हैं, इसका मतलब वो उस पर नजर रख रहे थे। इधर जान को सारा इंसिडेंट बताते रहती है, मतलब वही कि फूशियान कैसे उसके कार को धक्का मार दी और कैसे उसके कार पे निशान पड़ गया। ये सुन के वो कहते हैं ठीक है, अपने कार का दाम बताओ, मैं खरीद लेता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, बस इतनी सी बात नहीं है, ये फूशियान का फैमिली बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है हमसे और अभी तक दे भी नहीं रहा है और इंटरेस्ट भी काफी हो गया है। इस बात पे वो सीधे उसको 10 मिलियन का कार्ड पकड़ाते हैं क्योंकि इतना पैसा तो काफी रहेगा उसके लिए, सारा उधार भी चुक जाएगा। तो अब पैसा देने के बाद वो उसको कहते हैं कि अपना कार छोड़ के जा सकती है तुम। वो जाने लगती है, जिस बात पे वो कहती है कि मेरा IOU तो दो, जिस बात पे जाओ कहती है कि कल घर आ जाना रात को, वहीं पे मुझसे ले लेना। इतना बोल के वो चली जाती है। तो अब ये सब तमाशा खत्म होने के बाद वो अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और साथ में पैसा लौटाने की भी बात करती है। वो कहते हैं कि पैसा लौटाने का कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी माँ को कहो कि 1 साल के लिए तुम रेडी नहीं हो। पर वो कहती है कि मैं काफी प्रोफेशनल हूँ और मैं 300 मिलियन बनाने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड भी हूँ। इतना बोल के वहाँ से अपने बाइक पे बैठ के चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। उनकी माँ उनका हाथ वाथ बांध के उनको अपने रूम में छोड़ जाती है जहाँ उनकी प्यारी वाइफ उनका वेट कर रही थी। अब हमारे यूनही को तो कोई भी ऐसा मन नहीं था, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे पैसा कमाना है, उधार जो चुकाना है, तो मुझे बच्चा चाहिए। अब डेफिनेटली प्यार से तो वो नहीं मानते, भागने की कोशिश भी करते हैं, पर हर जगह वो मौजूद थी। तो अब उनको उससे कोई बचा तो सकता नहीं था और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठती है तो यूनही तो भाग चुके थे उसके रूम से, मतलब अपने काम पे चले गए होंगे। पर ऐसे तो वो इन चीजों को छोड़ नहीं सकती थी ना, तो वो कॉल करती है अपनी माँ को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेने के लिए। तो उसकी माँ एक हर्ब का बात करती है जिसका सूप बना के उसको अपने हस्बैंड को पिलाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उसका काम बन जाए। ऑब्वियसली ये जान के वो काफी खुश हो जाती है। अब रात में यूनही की माँ उनके ऑफिस पहुंचती है। वो तो उनको देख के गुस्सा ही जाते हैं कि मैंने कहा ना मैं काम में बिजी हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है हाँ ठीक है, तुम काम कर सकते हो, मैं अलाउ करती हूँ तुमको, पर ये सूप फूशियान बनाई है तो गर्म रहते इसको पी लो। अब वहाँ रुकने दिया जा रहा है, इससे ज्यादा और उनको क्या ही चाहिए था, वो तो उसी टाइम वो सूप पी लेते हैं। पर हाँ, माँ साथ में समझाती भी है कि नया नया शादी हुआ है तो थोड़ा उसको भी टाइम दो। वो भी कहते हैं कि हाँ ट्राई करूंगा, जल्दी काम खत्म करके घर चला जाऊँ। अब ये सारा बात करके माँ तो चली जाती है वहाँ से, पर दवाई का असर उन पे होने लगा था और उनको ये भी समझ में आ गया था कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं उन लोग के। तो इसलिए वो कॉल करते हैं फूशियान को, उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है, पर वो तो लाइक क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा, ऐसे ही कर करके कॉल काट देती है। अब वो तो बेचैन थे तो वो तो निकल जाते हैं वहाँ से, पर इधर ये बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसकी माँ का टिप इतना जल्दी काम आ गया है, ये नहीं जानती थी वो। पर दुख इस बात का भी था उसको कि मुरौंग को अभी खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा क्योंकि वो तो यहाँ पे अपना IOU लाने के लिए आई हुई थी जाओ के पास। वो जाओ से मांगती है जाके, पर उसकी फ्रेंड लोग कहती है कि आज जाओ का बर्थडे है, तुम गिफ्ट देने के बजाय इससे मांग ही रही हो, शर्म लिहाज है कि नहीं। वो कहती है इसमें शर्म का क्या बात है, ऑब्वियसली मैंने सारा पैसा दे दिया है तो अब तो मुझे मेरा IOU चाहिए ही। जाओ कहती है कि मुरौंग फैमिली ने मुझे पैसा दिया है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। फूशियान कहती है कि मुरौंग यू नहीं, मेरे हस्बैंड है, तो ये रिश्ता तो काफी है ना तुम्हें पैसा देने के लिए। अब डेफिनेटली वो लोग में से कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करते, इंस्टेड उसका तो मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कुछ भी बोल रही है पैसा ना देने के चलते। पर फूशियान भी कहती है कि अगर तुम्हें मुझे IOU नहीं देना है तो कम से कम 10 मिलियन लौटाओ मुझे, पर वो तो ये भी करने के लिए रेडी नहीं थी। वैसे इन सब बातों के बीच में वहाँ पे यूनही आते हैं और उनको देख के तो जाओ काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बर्थडे पे यूनही आए हैं। पर जैसे ही फूशियान उनको देखती है वो तो भागती है वहाँ से, और वो भी वैसे जाओ को अवॉइड करके सीधे फूशियान के ही पीछे जाते हैं। छुपने का ट्राई तो करती है पर छिप नहीं पाती। वो उसको लेके एक रूम में जाते हैं। हाँ, वो कहती है कि आप घर
घर चाहिए, मैं घर पे आती हूँ ना, उसके बाद बात करते हैं हम। पर ना जी ना, उतनी देर तक वेट कौन करेगा। वो उससे पूछते हैं कि क्या दी थी तुम मुझे। वो कहती है लव सूप। ये जान के वो उससे कहते हैं कि मैं वार्न कर रहा हूँ तुमको, हमारा रिश्ता प्योरली ट्रांजैक्शनल है, तो ऐसी हरकतें तुम ना किया करो। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, पर ट्रांजैक्शन तो तभी पॉसिबल है ना जब हमारे बीच कोई कोऑपरेशन हो। अगर तुम मुझे टच ही नहीं करोगे तो फिर मेरा काम कैसे पूरा होगा। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं डोज हमेशा कम रखूंगी। अब नेक्स्ट टाइम का तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल का तो नीड पूरा किया जाए। इसलिए वो उसको पकड़ के किस करना शुरू कर देते हैं। हाँ वो थोड़ा डिनाई करती है क्योंकि वो अलग आई हुई थी, पर इस बात से उनको कोई मतलब नहीं था। वो उसको किस किए ही चाह रहे थे। और इस टाइम तक जाओ भी उन लोग को ढूंढते हुए आ जाती है और वो देख लेती है इन लोग को। तो वो तो फूशियन पे ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमको हिम्मत कैसे हो गया जबरदस्ती यूनहाई को किस करने का। वो कहती है तुमको दिखता नहीं है क्या ये मुझे किस कर रहा है। पर वो लड़के को कुछ बात समझ में कहाँ आता है। वो तो हाथ उठाने चल देती है, पर यूनहाई उसका हाथ पकड़ते हैं। वो कहते हैं तुम मेरी वाइफ के साथ क्या करने वाली हो। मतलब वो उसको बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड हूँ। हाँ ये बात उसको पसंद नहीं था, पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी वाइफ से उस टाइम कहते हैं कि हम अब घर चले। वो कहती है हाँ, पर ये मेरा अभी तक आयु दी नहीं है। ये सुनकर वो साओ को कहते हैं कि 1 घंटा के अंदर मुरांग फैमिली में ये आ जाना चाहिए। इतना बोल के वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर साओ शांत नहीं बैठती, वो किसी बाय वे को कॉल करती है और उसको जल्दी आने के लिए कहती है। अब ये कौन थी ये तो हमें नहीं पता, आगे पता चलेगा। तो देखते हैं। इधर यूनहाई तो उसका हाथ पकड़ के ही जा रहे थे, पर वो हाथ छुड़ा लेती है। वो कहती है आप जाइए मैं आ जाऊंगी। अब ये बात वो इसलिए बोली थी क्योंकि बच्चा होने के बाद वो लोग अलग भी हो सकते हैं, तो ये बात सबको पता नहीं चलना चाहिए ना कि वो दोनों मैरिड है। पर उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और सबके सामने कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, तो हाथ पकड़ने में क्या दिक्कत है। ये सुन के फूशियन को भी लगता है कि सबके सामने ये हमारा रिश्ता बता रहे, मतलब इनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है क्या। अब ये तो गॉड नोस, पर उसको अच्छा लगा था। तब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी साओ आती है वहाँ पे और वो सभी को कहती है कि जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है वो किसी को नहीं बताना है। इधर ये लोग घर नहीं जाते हैं, तो बीच में ही कहीं कार रोकते हैं। ये देख के वो कहती भी है कि क्या हो गया, यहाँ पे क्यों रोके। देखिए हम बहुत अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कुछ करने का सोचिएगा भी मत। वो कहते हैं तो मुझे लव सूप दी थी ना, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो कि कुछ मत कीजिएगा। वो कहती है हाँ मैं गलत थी, नहीं करूंगी कभी। पर इस टाइम तक वो उसके करीब आ गए थे और वो भी अपना आँख बंद कर ली थी। ये देख के वो उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और ऑब्वियसली ये जब वो देखती है तो वो उनको रोकने लगती है और इसी छीना छोड़ी में वो लोग बहुत करीब आ जाते हैं। और इस टाइम किसी को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, वो लोग खुद ही एक दूसरे में खो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का और उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जाके वो घर में सभी को बताती है। पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ऐसा नहीं था कि उन्हें खुश नहीं थे। वो उसको कहते हैं कि कंफर्म करने के लिए एक बार हॉस्पिटल चलते हैं। तो अब सब लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं, पर वो तो अपनी वाइफ को गोद में उठा लेते क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ना और वो चल के जाएगी, इतना मेहनत करेगी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और हाँ वो प्रेग्नेंट थी और वैसे ट्विंस के साथ ये भी डॉक्टर बताते हैं। ये जान के तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यूनहाई के पापा तो जमीन का भी जुगाड़ करने लगते हैं क्योंकि ट्विंस था ना, तो पैसों के साथ तो जमीन भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए। वैसे ये दोनों भी पापा में बन के काफी खुश थे। उसी टाइम पे यूनहाई को किसी का कॉल आता है तो वो चल जाते हैं कॉल पिकअप करने के लिए। पर इस टाइम पे फूशियन को मन नहीं कर रहा था कि वो बात करने जाए। उसको लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसके साथ ही रहे, तो इसका मतलब शायद वो अपने हस्बैंड से प्यार करने लगी थी। पर जो भी था, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, उसको घर लाया जाता है। उसकी माँ भी उसका काफी ख्याल रखती है और हस्बैंड भी उसको जो मन करे खिलाना पिलाना। कभी सोते टाइम पैर में दर्द होने लगे तो वीडियो देख के वो उसके पाँव का मसाज भी करते थे। हर पल उसके साथ रहना, कभी भी उसको उल्टी होने लगे तो उसका ध्यान रखना और उसको योगा करवाना। इन शॉर्ट वो उसका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही करते करते दिन बीत रहा था। एक दिन ऐसे ही बैठ के वो कुछ पढ़ रही थी, मजा आ रहा था तो हंस रही थी। उस टाइम पे उसके हस्बैंड उसके पास आते हैं, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके आए थे। तो इस बारे में दोनों हस्बैंड वाइफ बातें करने लगते हैं। फिर उनको कॉल आता है तो वो बात करने चले जाते हैं। उस टाइम उसको रियलाइज होता है कि हाँ वो अपने हस्बैंड से प्यार तो करने लगी है, पर उसको ये चीज करना नहीं चाहिए। उसके मन में ये फीलिंग्स नहीं आना चाहिए क्योंकि वो किसी पर्पज से इस घर में शादी की है, तो जरूरी तो नहीं है कि उसके हस्बैंड के मन में भी उसके लिए सेम ही फीलिंग्स हो। तो एक दिन ऐसे ही वो टहल रही थी, तभी उसके पास जाओ आती है और वो कहती है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है। वैसे तुमको पता है तुम्हारे हस्बैंड तुमको पसंद नहीं करते हैं, मतलब तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तो तुम अपने आप को इस घर की मालकिन मानना बंद करो। वो कहती है तो तुम हो क्या। हाँ ऐसे ही करके दोनों में थोड़ा बहस होता है। दिन जाओ उसको कहती है कि तुमको पता है तुम्हारे हस्बैंड अभी है कहाँ। फूशियन कहती है कि उनको जहाँ मन वो वहाँ जा सकते हैं, उससे तुमको क्या लेना देना है। इस बात पे साओ कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और अगर तुमको अपनी आंखों से देखना है ना तो कल 7 बजे आ जाना, और कहाँ आना है ये भी वो उसको बता देती है और किस रूम में आना है ये भी बता देती है। इतना बोल के वो चली जाती है। हाँ फूशियन को ये बात अच्छा नहीं लगा था, पर उस टाइम उसकी माँ आती है वहाँ पे। माँ से फूशियन पूछती है कि आप बाय वाई को जानते हैं क्या। माँ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ उसको। कुछ दिन के लिए यूनहाई
और बाइवा एक दूसरे को डेट किए थे, पर तुम चिंता मत करो, यूनही उसको पसंद नहीं करता था, वो उससे शादी नहीं किया इसीलिए ना, और वैसे भी ये सारी पास्ट की बातें हैं। इस बात पे फूचियन कहती है कि पर वो तो अभी भी उसके साथ कांटेक्ट में है। ये सुन के तो माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो ईटा उठा लेती है अपने बच्चे को पीटने के लिए। बस फूचियन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं भरोसा करती हूँ उनपे। ये देख के माँ कहती है कि जलन हो रहा है तुमको? वो कहती है हाँ थोड़ा सा। ये सुन के माँ को बहुत खुशी होता है। वो कहती है मैं जानती थी तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो है। पर इस बात का आंसर फूचियन कुछ भी कह के नहीं देती, क्योंकि हाँ वो प्यार करने लगी थी यूनही से, पर क्या वो उससे प्यार करते थे इसका आंसर तो उसको नहीं पता था ना अभी। इसीलिए इस टाइम तक वहाँ यूनही भी आ जाते हैं और वो उसके लिए केक लेके आए थे। वैसे वो जिस शॉप से लेके आए थे वो काफी दूर था, पर फूचियन के लिए तो वो इतना कर ही सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। हाँ माँ डांटती है कि वो कहाँ चले जाते हैं बार बार, पर वो कहते हैं कि वो बस अपने क्लाइंट से मिलने गए थे, जिसमें माँ उनको समझाती है कि अभी उनको फूचियन के साथ रहना चाहिए। तो अब ठीक है, ये सारी बातें होने के बाद वो कहती है उसको अंदर लेके जाने के लिए, पर उसी टाइम वो फूचियन को कहते हैं कि कल रात को मुझे बिजनेस डिनर पे जाना है, तो मुझे लेट हो सकता है, पर ये आखिरी बार है कि मैं लेट करूंगा। तो अब ये बात करने के बाद फूचियन उनको कहती है कि ठीक है आप अंदर जाइए, मुझे माँ से कुछ बात करना है। अब वो तो अंदर चले जाते हैं, पर वो माँ को कहती है कल उसके साथ चलने के लिए। तो अब दोनों सास बहू पहुंच जाती है कल उसी बार में। माँ तो वहाँ पे वो साथ लेके गई थी कि कुछ भी अगर गलत देखेगी तो अपने बच्चे का सर वही फोड़ेगी। पर इस पॉइंट पे फूचियन लेके उनको जल्दी से एक रूम में घुसती है। हाँ देखते रहती है कि यूनही अभी तक आए हैं कि नहीं। थोड़ी देर में यूनही जाओ के साथ आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जाओ जिस रूम में उनको जाने के लिए कहती है वो उस रूम में भी जाते हैं। इधर माँ ये देख के बहुत बेचैन हो जाती है यूनही के पास जाने के लिए, पर फूचियन उनसे पूछती है कि आप भरोसा करती है अपने बेटे पे? वो कहती है हाँ, पर बाय बाय पे भरोसा नहीं करती, इसलिए वो निकल के जाने लगती है। पर फूचियन फिर से लेके रूम में बंद हो जाती है उनको। इधर यूनही जाके उससे सीधे पूछते है कि क्या कहना है सो बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, जिसपे यूनही कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं हो सकता। बाय बाय कहती है कि उस लड़की के लिए क्या? वो कहते हैं फूचियन नाम है उसका और वाइफ है वो मेरी। बाय बाय कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे फैमिली ने बच्चे के लिए तुमसे शादी करवाई है उसकी, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बच्चे पसंद है और मैं उनकी माँ भी बन सकती हूँ। ये सुन के वहाँ से जाने लगते हैं। साउंड को रोकती है और इतनी देर में बाय बाय उनके लिए ड्रिंक लेके आती है। वो उनकी शादी में नहीं थी ना, तो इसीलिए पीने के लिए कहती है। अब बहुत फोर्स करती है तो वो पी तो लेते हैं, पर साथ में थूक भी देते हैं और कहते भी है कि आगे से ये सारा कुछ मेरे ऊपर यूज करने का कोई जरूरत नहीं है तुमको। इतना बोल के बाहर जाते हैं अपनी वाइफ वाले रूम में और नॉक करके कहते हैं बाहर आओ। और वाइफ को तो कहते ही है, साथ में माँ को भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप भी इसके साथ आएंगी यहाँ पे। पर फिलहाल अपनी वाइफ को खींच के कहते हैं कि अगर तुमको यहाँ पे आना है तो बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें लेके आऊंगा। वो कहती है नहीं मुझे नहीं आना। वैसे आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ? वो कहते हैं गेस करो। कहती है मुझे नहीं करना। तो वो उसको घर लेके जाते हैं और उन दोनों को जाते ये दोनों लड़कियां भी देखती है। बाय बाय तो साउ को एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इसका पेट इतना बड़ा हो चुका है अभी तक? पर ये देखने के बाद भी वो सोचती है कि उन्हें तो सिर्फ मेरा ही है, अगर उसका बच्चा होने वाला है फिर भी। अब रात में वो उसके लिए दूध लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मैं बाय बाय से मिलने गए, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। वो कहती है मेरी भी गलती थी, मुझे जाओ के बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए आई एम सॉरी। इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मुझे खुद को कंट्रोल करने नहीं आता है, यही देखने तुम गई थी बार में? पर पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, पर फिर कहती है कि प्रेग्नेंट तो मैं हूँ ना, मुझे आप पैसे दे रहे और प्लॉट ऑफ लैंड भी, तो सब कुछ तो मेरे ही हाथ में है और आप मेरे हस्बैंड है, तो मेरे चंगुल से तो जिंदगी भर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यही सारी बातें करते हैं, थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं और यही सब करते करते उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। फटाफट डॉक्टर को कॉल करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको और थोड़ी देर में दोनों बच्चा उसका जन्म लेता है। डॉक्टर आके बहुत खुशी से बताते हैं कि माँ बच्चे दोनों सेफ है। दोनों बच्चे भी लाके दिया जाता है दादा दादी को। थोड़ी देर में फूचियन भी आती है और वो भी सेफ थी। तो ऐसे ही एक दिन वो घर पे रेस्ट कर रही थी, तभी उसकी माँ आती है उससे मिलने के लिए। वो कुछ बताना चाह रही थी अपनी बेटी को। ये सुन के वो कहती है आप फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? वो कहती है नहीं। तो ये सुन के वो थोड़ा खुश होती है। एंड देन माँ जो कहने आई थी वो कहती है कि मोरोंग फैमिली हमारा बहुत हेल्प किया है, बस अब 100 मिलियन का ही कर्ज बचा हुआ है, तो ये होने के बाद तुमको और मोरोंग फैमिली के लिए काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात सुन के उसको खुशी फील नहीं हो रहा था, वो बहुत उदास हो गई थी। पर उसकी माँ को थोड़ी ना पता, वो तो अपना बोली जा रही थी। वो कहते हैं कि मैंने बात भी कर लिया है मोरोंग फैमिली से, तुम जब चाहो तब डिवोर्स ले सकती हो। पर फूचियन कहते हैं कि माँ अभी अभी बच्चा हुआ है, ये सारी बातें अभी मत करिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है। माँ कहती है कि हाँ ठीक है, बस मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, मतलब सू फैमिली के लिए तुमको इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है।
है, पर अब बच्चा हो गया है तो कुछ दिन के लिए घर आओ, वहाँ पे तुमको अच्छा लगेगा। वो कहती है हाँ, एक बार ये पीरियड्स खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आती हूँ, मैं भी आप लोग को बहुत मिस कर रही हूँ। इस पॉइंट तक वहाँ पे यूं नहीं आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों के लिए दूध का बॉटल लेके आए थे तो वहाँ पे रख देते हैं। माँ को इसी टाइम घर जाना था तो वो माँ को छोड़ भी आए थे। अब जब वो वापस आते हैं तो फूशियन तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि दोनों बच्चे सारा दूध खत्म कर लिए थे, इसलिए तो यही बात वो यूनही को बता रही थी, पर वो अपसेट थे। पर क्यों? तो वो कहते हैं कि तुम अपने घर जा रही हो। वो कहती है हाँ, पीरियड्स खत्म होने के बाद जाऊंगी। वो कहते हैं तुम मुझे और बच्चे को छोड़ के जाओगी? वो कहती है क्या बोल रहे हैं आप, मैं बस मिलने जाऊंगी अपने फैमिली से। ये सुन के उनको रिलैक्स फील होता है। इस पॉइंट पे फूशियन कहती है कि क्या सोच रहे थे आप, बताइए ना क्या सोच रहे थे। वो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा था। और वो कहती है पता है आपके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा था, अभी अभी आप अपनी वाइफ को खोए हैं, बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन था आपका। अब ये सब बोलते बोलते वो लोग फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे ही मजाक मस्ती। इस टाइम तक उनकी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो अपने बेटे का कान पकड़ के कहती है कि तुम फिर इसको परेशान करने लगे, और ऐसे ही डांट के बोलती है कि जाके अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो भी चले जाते हैं अपने बच्चे के पास। देन माँ कहती है जो कहने आई थी, वो कहती है कि बच्चों का 100 दिन होने का सेलिब्रेशन होना है तो तुम एक बार अरेंजमेंट देख लो। वो कहती है कि माँ आपको जो ठीक लगे आप कर दीजिएगा, सब ठीक है। तो अब ये सारा बात होने के बाद माँ चली जाती है वहाँ से। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जब उसका पीरियड्स ठीक हो चुका था और वो अपने मायके आई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर उसके माँ पे बरसे जा रहे थे, पर क्यों? तो उनसे अंडा टूट गया था उन लोग का, इसीलिए। और वैसे इस चीज का तो सुना ही रहते, साथ में उनका इतना बच्चा है, इतना बड़ा फैमिली है उन लोग का, वो हर साल एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही कर करके बहुत मजाक उड़ा रहे थे उनका। हाँ, फूशियन अपनी माँ को डिफेंड करती है, वो पैसा देने के लिए भी तैयार थी जितना अंडा का होता उतना, पर वो लोग तो बहुत सारा पैसा डिमांड करने लगते हैं जो ऑब्वियसली फूशियन नहीं देने वाली थी। तो वो अपनी माँ को लेके वहाँ से जाने लगती है, पर वो लोग जाने भी नहीं देते, बस बकवास किए जा रहे थे, वीडियो भी बनाने लगते हैं। इस पॉइंट पे वो कहती है कि रुकिए, मैं यूनही को कॉल करती हूँ, पर माँ कहती है कि नहीं, उनको परेशान मत करो। इस टाइम तक पीछे ढेर सारे लोग आ जाते हैं तो फूशियन उन लोग को पीछे देखने कहती है। वो लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ढेर सारे लोग हैं, तो वो लोग उन लोग को भगाने लगते हैं, मतलब वही कहते हैं कि हो गया, शो खत्म हो गया, अब तुम लोग घर जाओ। पर कोई घर जाने वाला वहाँ पे आदमी नहीं था, ये सारे लोग फूशियन के फैमिली मेंबर्स ही थे। लाइक कोई बड़े अंकल, कोई छोटे अंकल, कोई उनका बेटा, कोई इनका बेटा, ऐसे ही करके पूरा फैमिली था। तो इतने सारे लोग जब उन लोग को डांटना शुरू करते हैं, वो लोग तो तभी दुम दबा के भाग जाते हैं, मारने का जरूरत भी नहीं पड़ता। तो अब इस बार में माँ बताती है कि फूशियन का बच्चा हुआ है, तो उसके बाद वो आई है सबसे मिलने के लिए। हाँ, सभी को घर आने के लिए भी कहती है, पर फूशियन कहती है कि इतने सारे लोग हमारे घर में कैसे बैठेंगे। माँ कहती है कि इसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मुरोंग फैमिली ये पूरा बिल्डिंग ही खरीद दिया है हमारे लिए, तो अब ये पूरा बिल्डिंग ही हमारा है। अब ऐसे ये बात फूशियन को पता नहीं था क्योंकि उन्हें उसको बताए नहीं थे। और इस टाइम पे उसका एक भाई भी कहता है कि जिया जी अभी तक आए नहीं, वो कहाँ है? हाँ, वो कहती ही रहती है कि वो बिजी है, पर उस टाइम तक वहाँ पे यूं नहीं आ जाते हैं। उनको वहाँ देख के फूशियन बच्चे के बारे में पूछती है, मतलब बच्चों के पास कौन है? तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा है, उनका चिंता मत करो। तो अब ये सब तो ठीक है, पर माँ से पूछते हैं वो कि ये लोग, तो अब माँ सभी से उनको इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। इस पॉइंट पे फूशियन उनको कहती है अंदर चलने के लिए, पर वो कहते हैं कि तुम नहीं चाहती क्या कि मैं तुम्हारे सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को पहचानूं? वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस आपको बचाना चाहती हूँ। पर माँ तभी कहती है कि चलो अंदर खाना बनाते हैं। तो वो तो अंदर चली जाती है, पर बेचारी यूं नहीं, सुबह से शाम हो जाता है और वो सभी से मिल ही रहे थे अभी तक, सबसे हाथ मिलाते मिलाते उनको चक्कर आने लगता है। इस टाइम तक उनकी वाइफ भी खाना बना के आ गई थी और उनको पकड़ लेती है और कहती भी है कि मैंने तो पहले ही वार्न किया था, आप खुद ही नहीं मान रहे थे। देर अपनी माँ को कहती है कि बाकी लोग से बाद में मिलेंगे, अभी फिलहाल आप सबको अंदर लेके जाइए। तो सारे लोग तो अंदर चले जाते हैं, पर तब जाके उनके सांस में सांस आता है। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि कुछ लोग आए थे ना यहाँ पे, तमाशा कर रहे थे, तो क्या हुआ था? वो कहती है नहीं नहीं, सबको सॉर्ट आउट हो गया, और जो ये सब करवाया था ना, मैं उसको आंसर करने का भी सोच चुकी हूँ। पर वो क्या? तो ये बात तो वो उनको नहीं बताती। दोनों अंदर जाते हैं। इधर हम बाय बाय को देखते हैं, जिसको मैसेज आया था कि तुम जो काम करने के लिए बोली थी वो नहीं हो पाया। ये सुन के उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी एक लड़का आता है, उससे उसका नाम पूछता है और उसके कार में कुछ छोड़ के चला जाता है। वो जब खोल के देखती है तो पता चलता है कि उसमें तो कॉकरोच था। बहुत डर जाती है, चीखती चिल्लाती कार से बाहर आती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 100 डेथ सेलिब्रेशन में। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। इन लोग को देख के फूशियन कहती भी है कि इतना सारा लोग को बुलाने का क्या जरूरत था। वो कहते हैं कि मैं सिटी के सारे लोग को बताना चाहता था कि अब मुरोंग फैमिली का भी वंश आ चुका है और वैसे इससे इम्पोर्टेंट भी कुछ करना है मुझे। पर वो क्या? तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूं। इस टाइम तक उनके पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं। वो उनको कहते हैं कि होस्ट तुम लोग ही हो तो जाके कुछ बोलो। इस बात पे दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं वहाँ पे। यूं नहीं, सभी को बताते हैं
हैं कि उनके फैमिली का वंश आ चुका है और इसके लिए वो अपनी वाइफ फूचियान को थैंक यू भी बोलते हैं कि उनको पापा बनने की खुशी वही दी है और उनकी लाइफ को इतना खुशहाल भी बना दी। ये बोलते बोलते वो उसको किस करते हैं। इस टाइम तक वहाँ पे बाय बाय भी आती है और वो आके सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है घर में बच्चा आने की खुशी में, मतलब उनको भी और उनके पेरेंट्स को भी। पर ये सब बोलते बोलते ताना भी मारने लगती है। वो कहती है कि बच्चे तो लग नहीं रहे 100 दिन के, तो क्या उससे पहले के हैं। पर ये सारी किस्मत की बातें हैं। मैं और यूने भी बहुत दिन तक साथ रहे पर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, पर कुछ ही दिन में तुम प्रेग्नेंट भी हो गई, तुम्हारा बच्चा भी हो गया, तो ये सब मेरे कल तो उस मेडिसिन का था ना। ये सुनकर फूशियान एकदम शांति से रिप्लाई देती है। वो कहती है कि हो सकता है कि तुम फर्टाइल नहीं हो तो हॉस्पिटल जाके एक बार चेकअप करवा देना अपना। पर इस बात पे बाय बाय कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस फैमिली का, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये बच्चा किसी और का। इतना ही पे तो वो उसके मुंह पे पानी फेंकती है। ऑब्वियसली उसको होश में लाना जरूरी था और साथ में कहती भी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हमारा बच्चा भी लेजिटिमेट है। मेरी नानी माँ के 10 बच्चे थे, मेरी माँ को पहली बार में 4 बच्चे हुए थे, तो कुछ समझ में नहीं आता तो जाके पढ़ाई लिखाई करो, दूसरों का सिर मत खाओ यहाँ पे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आके यहाँ मेरी फैमिली का इंसल्ट करे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का इंसल्ट करे। तो बहुत बकवास हो गया था। वो फूचियान को कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके हस्बैंड थे वहाँ पे और यूनही के पापा भी कहते उसको यहाँ से निकालने के लिए, तो वैसा ही किया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। यूनही अपनी वाइफ से थैंक यू बोलते हैं। वो कहती है कि इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, मुझे अपने हस्बैंड और फैमिली को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना। अब इतना बात होने का देरी नहीं था कि वो उसमें खो जाते हैं, यानी कि किस करने लगते हैं उसको। और वैसे इस टाइम तक वो उनसे बहुत प्यार करने लगी थी, पर फिर अचानक से उसको उल्टी फील होने लगता है। वो वॉशरूम जाती है। हाँ, उसके हस्बैंड कहते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे ही पेट में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, पर आप बाहर जाइए। उनको ठेल डाल के बाहर तो निकाल देती है, पर फिर खुद चेक करती है तो वो वापस से प्रेग्नेंट थी। ये बात जाके वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। ही वाज लाइक, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। अब नेक्स्ट डे उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। पूरा फैमिली परेशान था, खास करके यूनही, क्योंकि 3 महीना ही हुआ था ना अभी तक, तो 3 महीना में फिर से कंसीव कर ली तो उसके बॉडी पे कोई इम्पैक्ट न पड़े, यही सब चल रहा था उन लोग के दिमाग में। हाँ, उनकी बात समझाती है कि इतना दुख होने वाला कोई बात नहीं है, ये खुशी का पल है। तो यही सब बात जब चल रहा था तभी डॉक्टर एंड फूचियान आते हैं वहाँ पे। डॉक्टर बताते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, फूचियान का फीटस एकदम हेल्दी है। अब ये तो खुशी की बात है, बट वेट, फीटस मतलब फिर से ट्विंस होने वाला है? पर नहीं, इस बार ट्रिपलेट्स होने वाले हैं, यानी कि 3 बच्चे। ये जान के शॉक तो सब होते हैं, पर सबसे ज्यादा खुश माँ होती है। पापा के दिमाग में तो एक ही चीज चल रहा था कि 3 प्लॉट्स ऑफ लैंड और 300 मिलियन का जुगाड़ करना पड़ेगा वापस, और इतना कमाने में उन लोगों को कितना दिन लगेगा। इस बात में माँ कहती है कि जाके अभी से ओवर टाइम करना शुरू कर दो, पैसा तो कमा ही लोगे। वो कहते हैं हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इधर यूनाई डॉक्टर से पूछते हैं कि अभी अभी डिलीवरी हुआ है तो इसके बॉडी पे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, रेगुलर चेकअप वगैरह होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो अब ये सारी बातें होने के बाद जब वो लोग घर जाते रहते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं रास्ते में। पर क्यों? जिस पे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी बच्चा आ जाएगा, तो इसलिए सॉरी। वो कहती है वैसे मेरा गलती है, तो पे एक फ्री मिल रहा है तो इसलिए। वो कहते हैं कि हमें इतना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए बच्चा को लेके। वैसे वो कहती है ऐसे कैसे, मैं इस फैमिली में इसीलिए तो आई हूँ, आपके पेरेंट्स मानेंगे क्या? इस बात पे वो बोलते हैं पर मैं तुम्हारे हेल्थ के लिए वरीड हूँ। वो कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हूँ 300 मिलियन बनाने के लिए और 3 प्लॉट्स ऑफ लैंड के लिए, तो बस जो है सो है, घर चलिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक दिन वो अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाई थी। माँ भी पूछती है कि क्या हो गया, तो वो कहती है कुछ नहीं, बस आपको मिस कर रही थी। अब माँ तो माँ है, वो उससे पूछ ही लेती है कि तुम प्रेग्नेंट हो गया? वो कहती है हाँ। जिसमें माँ कहती है कि मोरंग फैमिली तो बहुत खुश होगा, तुम खुश नहीं लग रही। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं भी खुश हूँ। जिस बात पे माँ कहती है कि तुम यूनही से प्यार करने लगी हो ना। फूचियान कहती है कि हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर माँ कहती है पर तुमको ऐसा लगता है कि यूनही तुम्हारे फर्टिलिटी को पसंद करते हैं, तुमसे प्यार नहीं करते, राइट? वो कहती है हाँ, वही तो मैं सोचती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इस बात पे माँ समझाती है कि प्यार होता है ना, वो छिपता नहीं है, जो प्यार होता है ना वो हर चीज के डिटेल्स में छुपा रहता है। इस बात पे वो कहती है कि आपको क्या लगता है वो मुझसे प्यार करते हैं क्या? माँ कहती है कि अगर तुमको ये बात पता होता तो मुझसे कंफर्मेशन चाहिए होता क्या? बिल्कुल नहीं, पर अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम जो भी डिसाइड करोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। पर हाँ, एक बात याद रखना, जो भी डिसाइड करना अपने डिसीजन पे अड़ी रहना, अपने चॉइस पे भरोसा करना। अब ये सारी बातें करते करते तक वहाँ पे जाओ ये सब आ जाती है, तो वो अपनी माँ को कहती है कि ठीक है आप घर जाइए, भाई बहन का ध्यान भी तो रखना होगा ना। तो माँ चली जाती है वहाँ से, पर बाहर जाके वो कॉल जरूर कर देती है यूनही को, ये कहने के लिए कि वो आके अपनी वाइफ को पिकअप कर ले। इधर माँ के जाने के बाद साव आती है उसके पास। वो कहती है कि तुम एकदम बेबी मेकिंग मशीन ही हो, तुमको क्या लगता है यूनही तुमको पसंद करते हैं? अगर वो तुमसे प्यार करते ना तो तुम्हारे बॉडी को रिकवर होने का टाइम देते, ना ही बच्चे के जन्म के बाद तुरंत ही तुम प्रेग्नेंट हो जाती। इस बात
बात पे वो कहते हैं कि ये मेरा करियर है, एक बच्चा का मुझे 100 मिलियन मिलता है और प्लॉट ऑफ लैंड भी, तो मैं बहुत मेहनत से ये पैसे कमाती हूँ। इस बात पे जाओ कहती है कि मुरोंग फैमिली बहुत ही रिच है, तुम्हारे जैसे लड़की खरीदना उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, तो तुम्हारा फर्टिलिटी ये बस उस फैमिली को चाहिए और बाकी तुम नहीं। इस बात पे यूनही कहते हैं कि मुरोंग फैमिली क्या सोचता है, ये जाओ फैमिली को जानने का कोई जरूरत नहीं है। वाके कहते हैं कि ये मेरे लिए वर्थलेस नहीं है, बल्कि तुम अपने फैमिली के लिए हो। इस बात पे वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस ऐसी लड़की को आप पसंद नहीं करते हैं। अब वो आगे कुछ बोले तभी उसको कॉल आता है उसके पापा का और वो बताते हैं कि मुरोंग फैमिली अब उस फैमिली के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया है, जिससे जाओ फैमिली का कैश फ्लो ब्रोक डाउन हो गया है। ये जान के तो वो बहुत माफी मांगती है यूनही से, पर वो कहते हैं कि 3 दिन में तुम्हारे फैमिली को ये सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना बोल के वो अपनी वाइफ को वहाँ से लेके जाते हैं, पर फूशियन के दिमाग में चल रहा था कि ये अपने फैमिली का रेपुटेशन बचाना चाह रहे होंगे, भले इसके लिए इनको मेरे लिए बोलना पड़ा है, पर एट द एंड अपने फैमिली के बारे में ही सोचे होंगे। अब कार में बैठने के बाद वो उससे माफी मांगते हैं, मतलब वो लड़की जो भी बोली थी ना उसके लिए। वो कहती है नहीं चलिए घर चलिए, एंड देन सोचने लगती है कि उसके मन में जो उनके लिए फीलिंग्स है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनही के मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है शायद। पर इस इंसिडेंट के बाद से वो अधिकतर काम अपना घर पे ही करते थे, वो उसके साथ रहते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उसका ध्यान रखते थे, और ये प्रेगनेंसी वैसे उसको थोड़ा टफ भी लग रहा था पिछले बार के कंपैरेटिवली। तो ऐसे ही एक दिन रात में उनको कुछ काम था तो वो थोड़ा चले जाते हैं रूम से, तभी उसको भूख लगता है तो वो नीचे आती है देखने के लिए कुछ है या नहीं है। इधर उसके पापा में बात कर रहे थे आपस में, पापा तो बच्चों को लेके ही परेशान थे, मतलब इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा जमीन देना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा ये सब तो होना चाहिए ना, तो अपना यही सब कष्ट वो माँ को बता रहे थे, पर माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रहे थे कि ठीक है ना, घर पे बच्चा भी रहना जरूरी है और फूशियन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, और पैसों का क्या है, पैसा तो आप कमा ही लेंगे। वो कहते हैं हाँ वो मुझे भी पता है, पर इतना फ्रीक्वेंटली। इस बात पे पापा कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, पर यूनही को कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहिए। अब माँ कहती है बिल्कुल भी नहीं, अभी वो लोग यंग है, जितना बच्चा हो उतना ज्यादा अच्छा है हमारे फैमिली के लिए। इस पॉइंट तक वहाँ आ चुकी थी फूशियन, तो वो भी ये बातें सुनती है पर इंटरप्ट नहीं करती। माँ उसको देख के जाती है, उससे पूछती है कि उसको कुछ चाहिए या नहीं। वो कहती है कि उसको भूख लगा है, बस देखने आई थी कि कुछ है या नहीं। तो माँ कहती है कि उसको जो भी खाने का मन है वो बनवा के भिजवाती है उसके रूम में, तो वो रूम में चली जाए, मतलब उसको रूम में पहुंचा देती है। एंड देन अपने हस्बैंड को कहती भी है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि फूशियन का मूड थोड़ा ऑफ है, पर जो भी है आप अपनी बहू के लिए पैसों का इंतजाम करिए, मुझे नहीं पता कैसे। इधर फूशियन रूम में आती है तो उसके हस्बैंड उसके लिए लेके आते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तभी वो उनसे पूछती है कि अगर मैं इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती तो आप मुझसे शादी करते क्या। इस बात पे वो बस हंस के कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब इस टाइम पे वो लोग सोते ही रहते हैं कि वो कहती है मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे। तभी उसको लेबर पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है, फटाक से वो कॉल करते हैं, बच्चे का जन्म होता है, एंड देन वो वापस से घर आती है अपने तीनों बच्चों को लेके। अब घर आने के बाद वो लोग काफी खुश थे क्योंकि बच्चे भी सही थे। इस टाइम पे यूनही भी कहते हैं अपनी माँ को कि अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का सोच रहे हैं। अब इस बात से पापा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर माँ ऑफेंड हो जाती है। पापा अभी भी माँ को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर इतना पैसा, हर कुछ देखना बहुत टफ है। पर माँ बस देख हमारे पास बहुत पैसा है, 50 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर इस बात को लेके वो फूशियन से भी क्वेश्चन करती है कि तुम क्या सोचती हो। वो क्या ही बोले, वो चली जाती है अपने रूम में बच्चों को देखने के लिए। तब उसके पीछे पीछे उसके हस्बैंड भी आते हैं, वो उसको कहीं ले जाना चाह रहे थे। वो कहती है पर बच्चे, ऑब्वियसली माँ थी, पापा थे और ढेर सारे सर्वेंट्स भी तो हैं, तो बच्चे को देख लिया जाएगा। तो वो भी रेडी हो जाती है उनके साथ जाने के लिए। वो उसको एक ऑक्शन में लेके आए थे, वहाँ पे उसको जो मर्जी वो खरीद सकती थी। तो अब ऑक्शन होना शुरू होता है, एक एक चीज का ऑक्शन होता है और वही बिड लगाती है तो उसी को मिलता है। फिर एक नेकलेस का ऑक्शन होता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस था 50 मिलियन। अब इतना प्राइस देख के वो नहीं लगाती है अमाउंट। उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम लगा सकती हो बिड, पर नहीं, वो नहीं लगाना चाह रही थी, बहुत ज्यादा अमाउंट था इसलिए। पर उसके हस्बैंड 80 मिलियन लगाते हैं। हाँ वो उनको मना कर रही थी, तब तक बाय बाय 100 मिलियन लगा देती है, तो वो 150 मिलियन लगाते हैं एंड ये नेकलेस उन्हीं को मिलता है। तो अब ये होने के बाद वो लोग बाहर जाते रहते हैं, तो बाय बाय फिर से आती है, उसको कुछ बात करना था उनसे। हाँ फूशियन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि जो बोलना है उन दोनों के सामने भी बोला जा सकता था। तो बाय बाय कहती है कि अब तुम्हारे 5 बच्चे हो गए हैं, तो फूशियन का काम तो पूरा हो गया ना, तो अब तुम। इस बात पे वो कहते हैं कि हो गया, तो मैं और मेरी वाइफ अब जाना चाहते हैं क्योंकि मुझे हमारा प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। अब कार में यही चीज फूशियन उनसे पूछती है, मतलब ये है कि काम तो खत्म हो गया ना, और वो तो वापस से आपका पुराना प्यार आपको याद दिला रही थी, तो फिर आप कुछ बोले क्यों नहीं। वो कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। फूशियन कहती है कि हाँ बस नाम के लिए ही तो वाइफ हूँ, हमारा तो बिजनेस का रिश्ता है ना। वो कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है हमारा रिश्ता। ये बोल के वो गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, पर क्यों। तो वो कहते हैं कि अगर गाड़ी रुकेगा नहीं तो हम डेट पे कैसे जाएंगे। अब डेट का नाम सुन के तो वो भी खुश हो जाती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पूरा रेस्टोरेंट वो बुक करके
रखे हुए थे। अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतना शांति से खाना खा रहे हैं। उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई ड्रामा की मेन लीड है। यही सब बोल बोल के खुश हो रही थी। इस पॉइंट पे वो उससे कहते कि मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत प्रेशर बनाया है तुम पे कुछ दिनों में, पर मैं दिल से कह रहा हूँ बच्चों से ज्यादा मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। अब से हम कुछ टाइम एक दूसरे के साथ भी स्पेंड किया करेंगे। इतना बोलते बोलते वो वही नेकलेस उसको पहना भी देते हैं। इस पॉइंट पे वो कहती है कि मैं इस चीज को ये समझो कि आप अपने फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं। इस बात पे वो उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान को प्यार करेंगे और उसका नाम फूचियान है। ये बातें होने के बाद वो उनको किस करती है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो उसको मिल गया था ना, यूनही का प्यार। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। पांचों बच्चों के साथ वो और उसकी माँ दोनों शॉपिंग पे आए थे। माँ कहती है वैसे उसको कि उसको जो भी खरीदने का मन वो खरीद सकती है। मोरॉग फैमिली का इतना खर्चा तो करवाना उसका हक बनता है। और वैसे इस चीज से फूचियान को क्या ही दिक्कत है। तो वो लोग शॉपिंग करने लगते हैं और ये चीज बाय बाय भी देखती है तो वो तो कुछ प्लान कर लेती है कुछ करने का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यूनही बहुत ही घबराए में थे। वो आके अपने पेरेंट्स को कुछ दिखाते हैं। इधर फूचियान भी अपना फोन ढूंढ रही थी पर उसको तो अपना फोन मिल ही नहीं रहा था तो वो नीचे आती है। इधर माँ देख के काफी घबरा जाती है कि ये चीज फूचियान को नहीं दिखना चाहिए, पर तब तक वो आ चुकी थी और अपना फोन भी ले लेती है। वो देखती है तो पता चलता है कि उन लोग का कल वाला फोटो पोस्ट हुआ है और साथ में ये भी न्यूज है कि क्या ये फैमिली उसका को रेंट पे लिया हुआ है। 26 साल की उम्र में 5 बच्चे, ये शादी है या फिर 3D प्रिंटर है। ऐसे ही करके ढेरों लोग अपना अलग अलग ओपिनियन दे रखे थे। ये बात भी सबको पता था कि एक बच्चे का वो 100 मिलियन लेती है। अब ये सब सुनना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मैटर को। इन शॉर्ट सारे फैमिली मेंबर्स उसको समझाते हैं। माँ भी समझाती है कि ये सारा र्यूमर्स को दिल पे लेने का कोई जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे उसको फिर से नोटिफिकेशन आता है और उसके बारे में लोग बहुत सारा कुछ जरूर लिख रखे थे। हाँ, उसके हस्बैंड उसके हाथ से फोन ले लेते हैं और साथ में कॉल करके कहते भी है पता लगाने के लिए कि ये फोटो लिया कौन था और ये सब कमेंट्स भी हटवाने के लिए कहते हैं। फूचियान कहती है मैं थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ। पर यूनही उसको कहते हैं कि तुम भरोसा करो मेरी बातों पे, तुम वाइफ हो मेरी, मेरे बच्चों की माँ, तुम कोई मशीन नहीं हो। इस बात पे वो कहती है कि अगर आपके फैमिली को कोई मेरे जैसी फर्टाइल लड़की कोई और मिलती तो वो आपकी वाइफ होती, ना कि मैं। इतना बोल के वो चली जाती है। अपने रूम में आती है तो वही कॉन्ट्रैक्ट देखती है, वो भी ऑनलाइन पोस्ट हो चुका था। ये देख के उसका फोन हाथ से छूट जाता है। ये सुन के उसके हस्बैंड उसके पास आते हैं, वो भी देखते हैं। वो उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पेरेंट्स ये बात उसको बहुत पहले बोले थे पर ये बात कब के खत्म हो गया था, मतलब ये कोई जरूरी नहीं था और उनका बच्चा होने से पहले ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर दिए थे। वो कहते हैं कि तुमको पता है कि मेरा फैमिली कभी भी तुमसे मिसबिहेव नहीं किया है, तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव किया है, तुम्हारा दिल जानता है और ये अचानक से तुम्हारे फोन पे कैसे आ गया, इस चीज को मैं इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा। ये सुन के वहाँ से जाने लगती है। हाँ, वो उसको पकड़ के कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो कहती है कि अपना बात अपने तक रखी और चली जाती है। तो अब ये देख के तो वो भी जाते हैं पता लगाने के इसके पीछे है कौन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो अकेले बैठी हुई थी तभी उससे पिल्ले आती है बाय बाय और वही सारी बातें बोलने लगती है। फूचियान भी कहती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से तो मुझे उस फैमिली का सच पता चला ना, सब कुछ उस फैमिली के बारे में पता चला और तुम चिंता मत करो, हम दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। इस टाइम तक मेरे पास 5 मिलियन कैश है और 1 बिलियन का एसेट्स और ये सब लेके मैं अकेले रहूंगी और तुम बनोगी मेरे बच्चों की स्टेप माँ, मेरे बच्चों को खिलाओगी पिलाओगी, उनका डायपर साफ करोगी। ये सुन के बाय बाय की दोस्त बोलती है कि इतना बड़ा फैमिली है, ये सब काम इसको क्यों करना पड़ेगा। वो कहती है ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि मुरॉन्ग फैमिली में अब इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को हायर कर पाए ये सब काम करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा तो मैं लेके जा रही हूँ। ये बात सुन के भी उसको काइंड ऑफ भरोसा नहीं होता पर फिर भी वो कहती है कि मैं और यू नहीं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं कि जो सिर्फ एक टूल है। इस बात पे वो कहती है कि सच में आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं एक टूल हूँ। उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, इस घर की मालकिन, मेरी पत्नी। अब वो यहाँ पे कहाँ से आ गए, तो वो अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आए थे। और इस टाइम पे फूचियान भी कहती है कि ये सारा ट्रिक्स मेरे ऊपर आजमाने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा फैमिली मेरे साथ कैसा ट्रीट करता है। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, जिस पे वो कहते हैं कि पर पुलिस को सब कुछ पता है कि ये क्या बोल रही है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जल्दी तुम पकड़ी जाओगी। इस बात पे बाय बाय कहते हैं कि इसको सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है, तुमसे नहीं। वो कहते हैं कि इसको पैसों से प्यार है और मेरे पास पैसा है, तो इस हिसाब से तो ये मुझसे बहुत प्यार करती है और इसी को तो कहते हैं परफेक्ट मैच। अब इस बात पे बाय बाय फिर से वही बकवास करना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर फूचियान को उल्टी लगने लगता है। अब वो जानबूझ के नहीं कर रही थी, तो क्या इसका मतलब फिर से, ये सोचते ही वो दोनों भागते हैं वहाँ से और उन लोग के जाने के बाद वहाँ पे ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और उसको भी अरेस्ट करके लेके जाते हैं। इधर ये लोग घर आते हैं, वो तो बहुत प्रे कर रहे थे कि प्लीज प्लीज प्रेग्नेंट ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो प्रेग्नेंट थी। बेचारे यूं नहीं, उनको तो सदमा ही लग जाता है। और वैसे उनका बात सुन के उनके पेरेंट्स भी आ चुके थे और वो बताती है उन लोगों की वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी माँ तो अभी भी खुश थी और पापा को फिर से इतना पैसा देना पड़ेगा कि ये सोच सोच के वो परेशान थे। तो अब डॉक्टर के पास जाने की बात होती है, मतलब
चेकअप करवाने के लिए वो कहते हैं कि मैं इसको लेके जाऊंगा और हमें ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि 5 बच्चा ऑलरेडी हो चुका है अभी और वापस से प्रेग्नेंट हो गए तो इसके बॉडी पे नुकसान होगा। अब ऐसा तो नहीं था कि बच्चे को नुकसान करने से बॉडी को नुकसान नहीं होगा। माँ ये बात समझाती है और पापा भी समझाते हैं कि अगर प्रेग्नेंट हुई है तो ये किस्मत है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ठीक है, अब चेकअप करवाने वो लोग जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जो भी रिस्क है वो मैनेजेबल है, मतलब उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा उसको। तो वैसे ही करते करते दिन जा रहा था, 30 हफ्ता बीत चुका था और उसके हस्बैंड उसका काफी ध्यान भी रखते थे वैसे। तो वैसे ही एक दिन वो लोग बात कर रहे थे तभी उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं तो वो आके बताते हैं कि अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रही है। यूं नहीं तो झट से कहते हैं कि मैं जमीन पे सो लूंगा, पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। हाँ, बॉडी सबसे अलग है इनका, पर फिर भी हाल फिलहाल में ही तो बच्चा हुआ था ना, तो अगर ट्विंस होगा इस बार तो इनके हेल्थ को काफी नुकसान होगा। तो अब इतना बोलते बोलते डॉक्टर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की भी बात करते हैं क्योंकि उसके जान पे रिस्क था। वो समझाते हैं कि आजकल का टेक्नोलॉजी से प्री मैच्योर बेबी के सर्वाइवल का भी चांसेस बहुत हाई होता है, पर माँ का सेफ्टी ज्यादा प्रायोरिटी है। अब फूशियन के हॉस्पिटलाइज्ड होने से जुनहाई को कोई दिक्कत तो नहीं था, पर वो कहते हैं कि माँ बच्चे किसी को कुछ होना नहीं चाहिए और अगर मुझे किसी को चूज करना पड़ेगा तो मैं फूशियन को करूंगा। तो अब ये सुन के डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं, पर उन्हें अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि इस बच्चा के बाद वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे। अब ये सब बात होते होते तक उसको भी होश आ जाता है। मम्मी पापा भी पूछते हैं उससे कि वो ठीक है क्या नहीं। वो ठीक थी वैसे। तो पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं इन दोनों को छोड़ के। तब फूशियन अपने हस्बैंड से कहती है कि आप जो भी बोले वो आप सीरियसली बोले, इसका मतलब वो सब कुछ सुनी थी। यूनहाई भी कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और ये सुन के उसको काफी अच्छा भी लगा था वैसे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डिलीवरी के बाद का। फिर से ट्विंस ही हुआ था, तो यही सारी बातें वो अपनी वाइफ से कह भी रहे थे कि तुम तो बहुत केपेबल हो, 700 मिलियन अर्न कर ली तुम, पर अब तुम चिंता मत करो, तुम रेस्ट करो क्योंकि मैं आयोडीन सेट करवा लिया हूँ। तो ये बात होने के बाद वो उसको कहते हैं कि पता है मैंने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। पर क्यों? तो अब उनको अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना था इसलिए। वो कहती है तो इससे पैसों में दिक्कत नहीं आएगा क्या? वो कहते हैं अब तो मुझे कमाने की जरूरत नहीं है ना, तुम तो शेयर करोगे ना अपना 700 मिलियन मुझसे। वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो सब मेरा है। अब ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा था तभी उनकी माँ के बताती है कि उनकी बेटी का तबीयत खराब है। तो अब सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। हाँ, बच्चा को लेकर सब लोग परेशान थे, पर उस टाइम पे उनके मम्मी पापा उसको एक डॉक्यूमेंट देते हैं। वो किस चीज का था? तो वो लोग उनके बच्चे के लिए कुछ एजुकेशनल फंड्स जमा किए थे, तो वही दे रहे थे। और साथ में उनके पापा कहते भी है कि अब वो बूढ़े हो गए तो मुरोंग फैमिली का जो भी बिजनेस है ये सब उनके बेटे यूनहाई को ही मैनेज करना है। अब ये सुन के वो भी अपने हस्बैंड को कहती है कि ठीक है, कल से ही अब आप काम पे लग जाएगा वापस से। ठीक। अब इस टाइम पे डॉक्टर भी आके बताते हैं कि बच्चा ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो तो मस्त खड़ी थी, उसके पास इतना पैसा था और अब उसके हस्बैंड काम कर रहे थे, ये भी दिखाया जाता है। मतलब उन लोगों का लाइफ तो अच्छा हो गया था, बस हस्बैंड को काम करना पड़ रहा था और उनके मम्मी पापा भी अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो लोग एक कॉन्फ्रेंस पे थे, मतलब बच्चों से रिलेटेड कुछ था, और वहाँ पे वो फिर से अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है। बेचारे उसके हस्बैंड वो तो शॉक्ड ही रहते हैं बार बार, क्योंकि वो तो अब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे थे ना, पर फिर भी। तो अब ये बच्चा तो उन लोग का हो जाता है। फिर से वो लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे ऐसे ही। फिर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि सारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो जा रही थी, यही पूछने। अब हाँ, ये रेयर केस था, पर क्या किया जा सकता था, डॉक्टर भी ये बोलते हैं। अब अभी तक तो लोग का ढेर सारा बच्चा हो चुका था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद का। वो अपने सारे बच्चे के साथ वहाँ पे आते हैं। डॉक्टर तांग का भी अब एज हो चुका था, और वैसे जब जब वो प्रेग्नेंट होती थी तब तक वो लोग आते थे डॉक्टर तांग से मिलने के लिए। मतलब हॉस्पिटल का ही काम था तो आना ही था। बेचारे डॉक्टर तांग वो तो बूढ़े हो जाते हैं, तभी भी ये दोनों जाते हैं और फूचियान यही पूछती है कि उसका बॉडी अभी भी संभाल पाएगा या नहीं। डॉक्टर तो यही कहते हैं कि हाँ। ये सुन के वो खुश हो जाती है कि फिर से 100 मिलियन उसको मिलेगा, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।